गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसी जगह पर आया हूं जिस जगह का इतिहास आज से लगभग 300 से 400 साल पुराना है। मैं हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के नजीबाबाद शहर में। दोस्तों आप लोगों ने सुल्ताना डाकू का नाम कभी ना कभी और कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। तो दोस्तों आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये है सुल्ताना डाकू का किला जो उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के नजीबाबाद शहर में पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुल्ताना डाकू की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, वो पूरी कहानी आप लोगों को बताने वाला हूं। और ये जो किला है, इस किले के पीछे क्या कहानी है, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी बताने वाला हूं। हमारे देश में कई ऐसे डाकू हुए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में थी। इन सब में से एक नाम सुल्ताना डाकू का भी था, जिसने ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम कर दिया था। लेकिन दोस्तों, सुल्ताना को डाकू कहना बहुत ही गलत होगा। सुल्ताना कोई डाकू नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम करके रखा था। सुल्ताना डाकू के बारे में कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू ने कभी गरीबों का धन नहीं लूटा, बल्कि अंग्रेज़ों को लूटकर वह धन गरीबों में बांटना उसकी आदत थी। सुल्ताना डाकू की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर और मुरादाबाद से। सुल्ताना डाकू का असली नाम सुल्ताना सिंह था। कहा जाता है कि सुल्ताना डाकू घुमंतू बंजारे भातू समुदाय यानी कि भातू कबीले से ताल्लुक रखता था और एक साधारण सा इंसान था। आपको बता दें कि सुल्ताना डाकू का जन्म मुरादाबाद ज़िले के हरथला गांव में हुआ था। सुल्ताना डाकू एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। सुल्ताना सिंह जब छोटा था तो उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार भारत में बढ़ता ही जा रहा था। अंग्रेज़ों का जुल्म सुल्ताना के कबीले पर भी होने लगा और उनके कबीले में से कई लोग मारे गए, जिसमें सुल्ताना के पिता भी मारे गए थे। अंग्रेज़ों के इस जुल्म, इस अत्याचार को देखकर सुल्ताना के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ती ही चली गई और उसी गुस्से की वजह से सुल्ताना सिर्फ 17 साल की उम्र में डाकू बन गया और अंग्रेज़ों से बगावत पर उतर आया और उसने एक खतरनाक गैंग तैयार कर लिया और अंग्रेज़ी अफसर सुल्ताना के नाम से घबराने लगे। सुल्ताना के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास में ही स्थित एक जंगल था, जिसे कजली वन कहा जाता था। यह जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्ताना जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन में भी रोशनी नहीं पहुंचती थी। इसी बीच सुल्ताना को पता चला कि अंग्रेजी अफसरों का काफिला दिल्ली से देहरादून जाता है और उस समय देहरादून में ब्रिटिश हुकूमत के बहुत सारे सरकारी दफ्तर थे। तो अंग्रेज़ों का काफिला दिल्ली से देहरादून जाता रहता था और दिल्ली से देहरादून जाने का जो रास्ता था वो नजीबाबाद से ही होकर गुजरता था। ये देहरादून जाने का एकमात्र रास्ता था। तभी सुल्ताना को एक किले के बारे में पता चला जो नवाब नजीबुद्दौला का था और पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ था। सुल्ताना डाकू ने इस किले पर अपना कब्जा कर लिया और इस किले को ही अपना ठिकाना भी बना लिया। जब भी अंग्रेजी हुकूमत की फौज या काफिला यहाँ से होकर गुजरता तो सुल्ताना अंग्रेज़ों के काफिले पर हमला कर देता था और जो भी उनके पास हथियार, गोली बारूद और जो भी उनके पास धन दौलत हुआ करती थी, उस काफिले को सुल्ताना डाकू हमला करके लूट लिया करता था। सुल्ताना ने अंग्रेज़ों की नाक में दम करके रखा था।
सुल्ताना की सबसे बड़ी अच्छाई ये थी कि उसने कभी किसी गरीब को नहीं लूटा, कभी किसी गरीब पर जुल्म या अत्याचार नहीं किया, बल्कि सुल्ताना हमेशा उन्हीं रईसों, उन्हीं अमीरों और व्यापारियों को लूटा करता था जो अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, और उनसे लूटा हुआ माल गरीबों में बांट दिया करता था। यही वजह थी कि वो अंग्रेज़ों के लिए तो एक डाकू था, लेकिन गरीबों के लिए एक मसीहा और एक क्रांतिकारी था। सुल्ताना का मकसद अंग्रेज़ी हुकूमत से बदला लेना था, ना कि किसी का माल लूटना। अंग्रेज़ी हुकूमत सुल्ताना के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी, पर सुल्ताना डाकू उनके हाथ नहीं लग पाया। जब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि सुल्ताना को पकड़ना नामुमकिन है, तब उन्होंने ब्रिटेन से एक तजुर्बेकार क्राइम एक्सपर्ट को भारत बुलाने का फैसला किया, जिसका नाम था फ्रेडी यंग। फ्रेडी यंग ने भारत में पहुंचकर सुल्ताना की सभी वारदातों को स्टडी किया और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। सुल्ताना और उसका गिरोह पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से बड़े ही आराम से बच निकलते थे। फ्रेडी यंग को ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है, जो पुलिस डिपार्टमेंट तक फैला हुआ है। वो यह भी जान गया था कि मनोहर लाल नाम का एक पुलिस ऑफिसर सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर उस तक पहुंचा देता था। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की गिरफ्तारी करने के लिए बड़ी होशियारी से प्लान बनाया। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफ़र दूसरी जगह पर कर दिया। फिर नजीबाबाद के बुजुर्गों की मदद से सुल्ताना के विश्वसनीय एक व्यक्ति को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए। फ्रेडी यंग ने किसी तरह सुल्ताना को गिरफ्तार कर ही लिया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले गया, जहां पर उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को 7 जुलाई 1924 यानी कि 1924 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तो दोस्तों, ये थी सुल्ताना डाकू की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी। सुल्ताना कोई डाकू नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी था, जिसे अंग्रेज़ी हुकूमत ने फांसी के तख्ते पर लटका दिया।